अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। और आज की हमारी डिस्कशन है कि फ्यूचर ऑफ रियल स्टेट 2020 में प्रॉपर्टी सेक्टर का और रियल स्टेट का फ्यूचर क्या होगा। और ये इतना बड़ा टॉपिक है और इतना क्रिटिकल टॉपिक है कि आज हमारे साथ एक मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अब्दुल वाहिद मेमन साहब। आज हम टुगेदर इसको डिस्कस करेंगे। बहुत से ऐसे कि आप कह लेंगे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स कि ये रियल स्टेट का होगा क्या आने वाले फ्यूचर के अंदर। 2020 का साल हमारे लिए कैसा होगा, रियल स्टेट के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्या इसके अंदर किस तरह के डिस्टेंस होंगे। जैसे गवर्नमेंट ने और पूरी दुनिया में तो आजकल सोशल डिस्टेंस हो गया है, तो अब देखना ये है कि रियल स्टेट के अंदर कौन कौन से डिस्टेंस हैं जिनको हमने कैरी करना है। और रियल स्टेट के फ्यूचर को 2020 के रियल स्टेट के फ्यूचर के ऊपर हम सारी डिस्कशन करेंगे। हमारे मेहमान भी अब्दुल वाहिद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वाहिद साहब, कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं? आज का टॉपिक वही है जी, 2020 का। जो इमरान खान ने जो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं वो शेयर करता हूँ, कुछ जो आपके पास, इसके साथ आप क्रिटिकल इसको देखें। और मेरे अंदाजे के मुताबिक जो चीज़ें हैं हम उन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करते हैं कि 2020 का आप क्या कहते हैं। 2020 इस वक्त हम 2020 के अप्रैल में खड़े हैं। पाकिस्तान में तकरीबन आप कह लें कि लॉकडाउन का तकरीबन 26वां दिन चल रहा है। 30 अप्रैल तक गवर्नमेंट लॉकडाउन कर रही है। बीच में ही रमज़ान आ जाएंगे, रमज़ान के बाद मार्केट खुलेगी, ईद होगी और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन 7 माह हैं रियल स्टेट के लिए। तो 2020 जो रियल स्टेट का जो ईयर 2020 हम कैसे सोचते हैं, जबकि दुनिया ने तो बहुत ज़्यादा हाई होप्स बनाई हुई थी। जैसे एक्सपो 2020 थी दुबई के अंदर, और दुबई और इस तरह US और बहुत सी दुनियाओं की अपनी प्लानिंग्स थी 2020 के हवाले से। पाकिस्तान में क्योंकि हमारा टॉपिक जो है ना सियासत है ना कुछ इस तरह का है, हमारा टॉपिक तो रियल स्टेट है। तो रियल स्टेट में आप क्या समझते हैं कि 2020 आपको कैसा नज़र आ रहा है वाहिद भाई? 2020 जो है मुझे स्लो नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारे पास जो हालात हैं, वायरस आया हुआ है, काम नहीं है, इकोनॉमिक हालत ख़राब हो रही है, उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा ये स्लो ही जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त अगर कोई चीज़ आपने ख़रीदनी है तो जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें हैं वो आप ख़रीदें, ताकि जो इसकी इंस्टॉलमेंट पूरी होते होते 2-3 साल लगते हैं। ठीक है। तो उस दौरान जो है ना चीज़ आपकी जो है ना बूम पे आ ही जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ इतना देर तक जो है ना वो स्लम्प नहीं रह सकता। ठीक है। क्योंकि अभी स्लम्प है। अगर किस्तों पे चीज़ें आप ख़रीदते हैं तो इंस्टॉलमेंट पे भी आपको पेमेंट थोड़ी देनी पड़ेंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपको पेमेंट जाएगी। 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, 3 साल के अंदर वो आपकी चीज़ जो है ना आपको बेनिफिट दे के जाएगी। लेकिन अगर आप अभी कोई चीज़ ऑन द ग्राउंड ख़रीदते हैं कि जी मैं पूरी पेमेंट दे के अभी ख़रीद लेता हूँ, तो उसके अंदर फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस वक्त, क्योंकि फिर आपको वो 2-3 साल चीज़ें संभालनी पड़ेंगी। ठीक है। तो उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैसा आपका सारा अभी फंस जाएगा और फिर आप उसको जो ना वो लेके बैठे रहेंगे कि इंतज़ार करना पड़ेगा आपको कि ये बूम जब आएगा तो फिर उसके अंदर आपको ये उस पर से निकल पाएंगे। यानी आपकी रिकमेंडेशन है कि फ्यूचर बाइंग की तरफ जो है हम वो सोचें, फ्यूचर बाइंग, इंस्टॉलमेंट पे जाएं, इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें ख़रीदें, चाहे वो शॉप्स हों, अपार्टमेंट हों, जो भी है, अगर प्लॉट्स हैं, घर हैं, जो भी है वो आप फ्यूचर का सोच के देखें कि 2 साल बाद, 3 साल बाद जब ये कंप्लीट होगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी। और जब तक ये सर्कल भी ख़त्म हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक की इकॉनमी या सारे लोग यही डिस्कस कर रहे हैं ना कि 2021 तक तकरीबन हमें, कल की मैं रिपोर्ट एक देख रहा था उसके अंदर उन्होंने बताया कि 2021 तक सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी पड़ेगी। और अगर दुनिया में कोई वैक्सीन आ भी जाती है, जैसे कि साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के अंदर कोई वैक्सीन आ जाएगी, मगर बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हमारे तक पहुंचते पहुंचते इस वैक्सीन को कितना टाइम लगता है या उसकी क्या कॉस्ट है या हम उसको कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो आपका ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड है कि इसके अंदर हम बाइंग जो है, फ्यूचर बाइंग तो हम कर सकते हैं, क्योंकि 2020-21 तक तो जो भी फ्यूचर है, आपकी बात सही है कि चीज़ें इतनी लंबी देर तो नहीं रह सकती। लाजमी बात है, रह नहीं सकती, चीज़ें ट्रैक पे चढ़ जाएंगी
और होगा ये कि आप हम अपने हाथ में अगर कैश लेके बैठे रहेंगे वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। कैश कैसे नुकसानदेह है? कैश इस तरह नुकसानदेह है कि लोग इस वक्त जो है इकोनॉमिक हालत जो चल रही है, माजरत के साथ मुझे बहुत से क्लाइंट्स की कॉल आती है, लोग इस वक्त जो है वो सोना खरीद रहे हैं। लोग इस वक्त कहते हैं कि हम डॉलर लेके रख लेते हैं, 200 रुपये का डॉलर हो जाएगा, 200 रुपये का डॉलर हो जाएगा, हम डॉलर लेके रखते हैं, हम अपना खुला कैश हाथ में रखते हैं, हम अपना गोल्ड ख़रीद के रखते हैं। जबकि अगर दूसरी तरफ मैं देखूं, जब मेरे से ये सजेशन पूछते हैं कि डॉलर लेके रखना चाहिए, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आज डॉलर जो 167 रुपये में, और अगर मार्केट में लेने जाएँ तो 168 169 का है। अच्छा, कल गवर्नमेंट की तरफ से एक नया इम्पोज आया कि जी डॉलर का ज़ख़ीरा जो करेगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की भी 3 साल की सज़ा है, और जो डॉलर्स को लेके रखेगा या ज़ख़ीरा करेगा उनका अननेसेसरी, उनकी भी 3 साल सज़ा है। तो ये एक मेरे लिए एक अजीबो गरीब बात थी कि एक बंदा वो 10,000 डॉलर लेके रखता है, तो सबसे पहले तो अगर वो पाकिस्तान में रहता है तो कॉज ऑफ वो पहले वहाँ पे जाए, जब डॉलर ख़रीद रहा है तो वो उसको रीज़न बतानी पड़नी है जी डॉलर क्यों ले रहा है। और अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट बात कर रही है, मेरा ख्याल है कि आज या कल में कैबिनेट इसकी अप्रूवल दे देगी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। और इस दफ़ा तो उन्होंने जो डॉलर बायर्स हैं उनको भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ ही लगा दिया जी, 3 साल का टाइम दे के। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर आप कैश लेके बैठे रहते हैं या आप डॉलर्स लेते हैं तो आपकी पकड़ाई हर जगह। नहीं, डॉलर्स में पकड़ाई भी है, मगर अगर हम डॉलर की बात करें वाहिद भाई, जो मुझे नज़र आता है कि आप डॉलर को ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि 200 रुपये का डॉलर हो जाएगा, और वो तो मुझे पता ही है कि पाकिस्तान में जो मनी है वो डेप्रीशिएट हो रही है, जो हमारे हालात हैं, हमारी इकॉनमी जो है वो माइनस में इस दफ़ा इसकी ग्रोथ होगी। वर्ल्ड वाइड इकॉनमी जो है वो 1.5 से 3% माइनस में जाएगी उसकी ग्रोथ। अमेरिका, आपको लगता है कि अमेरिका डॉलर को सस्टेन कर पाएगा जो अमेरिका के हालात जा रहे हैं? जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, अब ये कितने अरसे तक चलते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये कुछ अरसा ज़्यादा चल गया तो अमेरिका भी नहीं कर पाएगा सस्टेन। कैसे करेगा? अमेरिका ने 2.2 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो इंजेक्ट किया है जी उन्होंने। तो अमेरिका अपना माल बेचता है ना, अगर दुनिया के पास पैसा नहीं होगा अमेरिका का माल कौन खरीदेगा? चाइना का तो लोग खरीद रहे हैं। तो क्या चाइना में भी स्लम्प है? चाइना भी यही कह रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी तबाह होगी। तो कैसे होगी? ऐसे ही होगी ना कि दुनिया के पास पैसा नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे कैसे? लोग खरीदेंगे नहीं तो इनका माल नहीं बिकना। ये बना के कब तक बनाएंगे? अभी इनकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, अब ये सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, फैक्ट्रियां खोल भी देते हैं ये, तो ये माल बना भी लेते हैं, फिर लेगा कौन? तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर सोना ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है। तो भाई मसला वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सोना अच्छी ऑप्शन है क्या? आप समझते हो सोना 1 लाख तकरीबन 4,000 रुपया फ़ी तोला हो चुका हुआ है। 1,04,000 रुपया फ़ी तोला हो गया। तो ऐसा करते हैं कि मेरा ख्याल है कि सब व्यूअर्स अगर 20-20 30-30 तोला सोना ख़रीद के रख लें, तो क्या आप समझते हैं कि ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए सोना अच्छा होगा? मुझे तो नहीं लग रहा भाई, मुझे तो यही लग रहा है कि अगर प्रॉपर्टी कोई सस्ती मिलती है तो वो ख़रीद लें, इंस्टॉलमेंट पे अगर कोई चीज़ मिलती है तो वो ख़रीद लें, अगर स्लोली पेमेंट जाती रहेगी और स्लोली जो है ना वो। मेरा इसके अंदर ना मुझे इस तरह लगता है कि अगर आप देखें, अब जो है ना दुनिया इस ये सारे जो भी एक क्राइसिस आए हैं, इस सारे क्राइसिस के बाद मेरा एक पॉइंट है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, शायद मैं उसमें गलत भी हूँ, व्यूअर्स भी शायद उससे आर्गू करें, कुछ लोग उससे एग्री करें। अब दुनिया जो है ना वो क्लस्टर्स के अंदर तब्दील हो जाएगी। मतलब आप ये कह लें कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने, आप देख लें, यूरोपीय यूनियन का हाल देख लें। मुझे नहीं लगता कि इस सारे प्रॉब्लम के बाद यूरोपीय यूनियन जो हैं वो इकट्ठी रह सके, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ जो कमिटमेंट्स हैं इंडिया की, और जो दुनिया के साथ रशिया की कमिटमेंट्स थी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, तो देखा तो ओवरऑल ये गया कि किसी ने किसी का साथ नहीं दिया। हर किसी ने अपने अपने एरियाज़ के अंदर अपने अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, और आप ये कह लें कि एक भेड़ चाल ही रही है। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान को अगर हम कहें तो पाकिस्तान को चाइना ने सपोर्ट किया है, और वो भी इन सम एक्सटेंट के, क्योंकि एक डेफिनेट बात है, अगर हम इसको बिजनेस वाइज बात करें तो शायद चाइना का स्टेक है हमारे साथ, चाइना का हमारे साथ स्टेक है, CPEC का बहुत बड़ा स्टेक है चाइना का। मैं इन्वेस्टमेंट को क्या अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर टोकिएगा, मैं इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान की तरफ आते हुए देख रहा हूँ आने वाले फ्यूचर के अंदर, क्योंकि उन मुल्कों में जहाँ पे इकोनॉमीज़ और वो मुल्क जैसे कि कल का मैं आपको बताता हूँ कि कल सऊदी अरब ने अप्रूवल दे दिया। सऊदी अरब की कैबिनेट ने पाकिस्तान के अंदर
$50 बिलियन इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल दे दी है उनकी कैबिनेट ने कि वो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे और सी पैक के तहत क्योंकि पहले तो डिस्कशन थी ना, अब उन्होंने अप्रूवल दे दिया। देखिए वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो रहा है और दूसरा ये है कि इकोनॉमीज़ हर मुल्क की, अब हम इकोनॉमीज़ को अगर इसको हम बड़े लेवल पे भाई बात करें तो दुबई की हम बात करते हैं, एक एक मुल्क को लेके करते हैं ना। हमारा क्लाइंट ज़्यादा यूरोप में बैठा हुआ है, हमारा क्लाइंट गल्फ के अंदर बैठा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर कौन रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है? यही तो लोग करते हैं, यही लोग करते हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर यंगेस्ट पॉपुलेशन है। सबसे बड़ा एस्पेक्ट तो हमारे पास ये है कि हमारी यंगेस्ट पॉपुलेशन चल रही है। यंगेस्ट पॉपुलेशन के ये है कि हर बंदे ने अपना घर खरीदना है, उनकी ज़रूरियात हैं। ये मैं आपकी उस बात को नेक्स्ट कर रहा हूँ जहाँ पे आप कह रहे हैं कि ठीक है कि अगर पूरा नहीं खरीदना तो फ्यूचर एस्पेक्ट से सौदे खरीद लो, फ्यूचर एस्पेक्ट से अपने अपार्टमेंट, दुकानें वगैरह आप खरीद लो। 2-3 साल के बाद तो चीज़ें डिफरेंट होंगी। अब मुझे ये बताएं कि दुबई के अंदर जो हालात बन रहे हैं, दुबई के अंदर, दुबई सारा टूरिज्म पे खड़ा था, बिल्कुल। सऊदीया जो है, सऊदीया भी ऑलमोस्ट टूरिज्म और ऑयल पे खड़ा था। यही दो चीजें हैं ना। खत्म होगा, टूरिज्म ऑलमोस्ट खत्म। वो तो 1.5 साल के लिए गया। वो तो हज के लिए भी जो है आप देख लेना किस तरह अभी प्लानिंग हो रही है कि शायद हज होगा नहीं होगा। तो यही पता फ्लाइट्स कब चलेंगी, फ्लाइट्स कब चलेंगी कोई नहीं पता। अब बात करें इटली की, पेरिस की, फ्रांस में देख लें। फ्रांस में कौन जाएगा एफिल टावर देखने? कोई नहीं जाएगा। अब कौन जाएगा? ये 2020 चाइना ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स सारी दुनिया के साथ बंद कर दिए हैं। बिल्कुल। कैसी एक अजीब बात है कि दुनिया के ये हालात भी हमने देखने थे कि चाइना जैसा मुल्क जहाँ पे 1.5 अरब की आबादी मौजूद है, उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर्स अपने लोगों के साथ बंद करके बैठे हुए हैं। और ये मामला इनको हम अगर लेकर चलें तो ये कितनी देर चलेंगे? मुझे तो ऐसे लगता है कि अब हर मुल्क अपनी अपनी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगा। बिल्कुल जी, अपनी अपनी सस्टेनेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है कि जैसे पाकिस्तान है, अब अगर पाकिस्तान की आप कह लेंगे कि 26 करोड़ की आबादी है, तो इन 26 करोड़ की आबादी में आप वो कह लेंगे पाकिस्तान के अंदर मैं फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर आप देख लें। आपको लगता है पाकिस्तान के टूरिज़्म फ्यूचर को आप क्या समझ रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़्म फ्यूचर है, पाकिस्तान में टूरिज्म फ्यूचर जो है वो पहले ही जो है ना वो इतना अच्छा नहीं था। और होटलिंग, टूरिज्म के साथ होटलिंग मुंसलिक ही है ना। टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर पहले ही इतना अच्छा नहीं था। अब तो मज़ीद जो है ना वो लोग आएंगे नहीं। जो दुबई नहीं जाएगा वो पाकिस्तान थोड़ी आएगा। अब चले ये हमने दुनिया का एक पूरा जायजा लिया, दुनिया का मतलब ओवरऑल हर जगह टूरिज्म को जो है ना नुकसान पहुँचेगा। फ्लाइट ऑपरेशन को नुकसान पहुंचेगा। आप क्या समझते हैं? एयरलाइंस को नुकसान पहुंचेगा। आप क्या समझते हैं कौन से बिजनेस हैं? लाजमी बात है हम भी रियल स्टेट के बिजनेस में है, रियल स्टेट को हमने भी करना है फ्यूचर में। कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप रियल स्टेट के लिए? अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 40,000 ओवरसीज पाकिस्तानियों को जॉब से फारग कर दिया गया। बिल्कुल जी। और वो पाकिस्तान आएंगे। हम इसको इस तरह डिस्कस करते हैं कि 2020 में प्रॉपर्टी का जो फ्यूचर है, हम ये बात करते हैं कि हमारे पास 26 करोड़ की आबादी है। इमरान खान कहता है जी मैं 50 लाख घर दूंगा। 50 लाख जो घर हैं, हाँ जी सॉरी 50 लाख घर भी डिस्कस हो रहे हैं। वो 50 लाख घर फ्लैट होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे, कंपाउंड हाउसेज होंगे, ये हमें अभी नहीं पता, ये तो अभी आएगा। सबसे जो इसके अंदर हम पहले अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेते हैं कि सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ में मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट को, कंस्ट्रक्शन को सनत का दर्जा दिया। हाँ जी, 72 साल बाद। ठीक है, 72 साल के बाद कंस्ट्रक्शन को सनत का दर्जा दिया। आप क्या समझते हैं ये सनत का दर्जा है क्या? ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सनत का दर्जा दे दिया जी, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, ये क्या होगा? इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है तो अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगी ताकि लोग जो ना बड़े पैमाने पे इसको काम कर सकेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनेंगी। भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज तो पहले भी बनी हुई हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लेकिन वो कंपनीज बनी हुई हैं, लेकिन वो फिर बैंक से लोन लेने जाते हैं, उसमें उनको परेशानी होती है। वो जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स नहीं फ्लोट कर सकते। यानी आप कहते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी होंगी अब रियल स्टेट में? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बन जाएंगी। वो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो सारी जो है ना पब्लिक लिमिटेड में जाएंगी, उनके शेयर्स निकलेंगे, वो पब्लिक का पैसा उसके अंदर लगेगा। वो सारी चीज़ें जो है ना वो सब इसमें अब बढ़ेंगी। उसी वजह से जो ना वो अब प्लॉट्स, अब ये चीज़ें जब बढ़ेंगी तो जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी, ज़मीन महंगी होगी आहिस्ता आहिस्ता। जो स्लम पे चीज़ें मिल रही हैं इस वक्त आपको, वो बाद में नहीं मिलेगी, इस वक्त मिल जाएगी। इंडस्ट्री के दर्जे के साथ ये तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जैसे इंडस्ट्री का दर्जा हो गया तो अब ये जो है
ये एक पब्लिक बिजनेस हो गया, पब्लिक बिजनेस हो गया ना, अब सब छोटा बड़ा हर आदमी इन्वॉल्व हो गया। शेयर्स वगैरह, शेयर मार्केट में जाएं, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे कि दुनिया में अमार के हैं और इस तरह ब्लैक रॉक है और इस तरह की मुख्तलिफ हेज फंड कंपनीज, यानी कि आप ये समझते हैं कि हेज फंड कंपनीज भी पाकिस्तान में आएंगी जहाँ पे लोगों से इन्वेस्टमेंट लेके रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। बिल्कुल आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, दुनिया में है तो पाकिस्तान में भी आएंगी। हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री का दर्जा अब मिल गया ना, तो इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया तो ये है कि आपके पास 10 लाख रुपया तो आपने प्लॉट नहीं लेना तो आप इन्वेस्टमेंट कर दें रियल दुनिया पूरी देखती है अपॉर्चुनिटी कहाँ है, चाहे वो किसी मुल्क में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ वो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे किसी और फील्ड में हो। अब जहाँ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि यहाँ इस चीज़ की खपत है या यहाँ कमी है, लोग वहीं जाते हैं। आपका तो स्टॉक एक्सचेंज का भी एक्सपीरियंस रहा ना, तो स्टॉक एक्सचेंज को आप कैसे देखते हैं? अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहे हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या फॉरेनर इन्वेस्टमेंट है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज में आती है और चली भी जाती है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, वो उनके क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर जब हालात कुछ आगे पीछे होते हैं तो वो फॉरेन निकाल भी लेते हैं। जैसे कि ये स्टॉक मार्केट जैसे ये ऊपर नीचे होती है, आप देखें ऊपर चली जाती है फिर नीचे आ जाती है, तो वो इसी वजह से ना वो प्रॉफिट पकड़ के बाहर आ जाते हैं। ओवरऑल हम बात करते हैं आज बेसिकली ना, इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। अब पहले रियल स्टेट इंडस्ट्री में हम जब भी स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते थे ना, तो हम बाकी दुनिया, पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जो भी हालात वाक़यात चलते थे ना, हम उनको डिस्कस नहीं करते थे। मगर आज जिस तरह की दुनिया बन रही है या जिस तरह के हालात वाक़यात हो रहे हैं, हमने इसका पूरा एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है जिसको माइक्रो और मैक्रो लेवल पे हम लेकर आए हैं कि बड़े लेवल पे भी हमने देखा है, मैक्रो लेवल पे कि दुनिया में क्या हो रहा है, और माइक्रो लेवल पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं इसकी। उसके लिए हमने ये चीज़ों को डिस्कस किया। यानी 2020 में आप ये कहते हैं कि बात यहाँ पे आगे खड़ी होती है कि हम इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें लें जिनके मतलब फ्यूचर आस्पेक्ट से 2-2, 3-3 साल के लिए जिनका फ्यूचर आस्पेक्ट है वो लें, और आप ये समझते हैं कि 2-2, 3-3 साल के बाद, यानी आने वाले 1 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस के जो हालात वाक़यात हैं ये चेंज होंगे, इंशाल्लाह होंगे। जब वैक्सीन आ जाएगी और उसके बाद लोग इसको दुनिया अपने रूटीन में आएगी तो उस वक़्त प्रॉपर्टीज़ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आएगी। इसके अलावा आप समझते हैं कि मेरा एक सवाल मुझे बार बार जहन में आता है और मुझे उसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिलता। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त रियल स्टेट के अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं? अपॉर्चुनिटी बिल्कुल निकल सकती हैं। देखिए जी, हमारे पास जितनी इंपोर्ट्स होती हैं, कई आइटम्स ऐसे हैं जो हम सिर्फ इंपोर्ट ही करते हैं, हमारे पास नहीं बनती। हम उसको भी देख सकते हैं कि वहाँ कौन से आइटम्स ऐसी हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं जो हम यहाँ बना सकते हैं। आज देखें इंपोर्ट बंद हो गई है, ठीक है जी, हमारे पास वो आइटम्स शॉर्ट हो गई हैं। आप कोई भी आइटम देख रहे हैं जो इंपोर्ट हो रही थी वो सारी शॉर्ट हैं इस वक्त, ठीक है, मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। कहीं है, कहीं महंगी हो गई हैं, कहीं जो है ना, जैसे कोई भी आइटम ले लें आप, हमारी दालें ले लें आप, चले ना, दालें सारी इम्पोर्टेड है। मैं तो ये सुन के हैरान रह गया कि पाकिस्तान से जो दालें एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क रशिया है। ये मेरे लिए एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि हम कहते हैं कि हम जो हैं ज़रई मुल्क हैं, और हमारे पास जो दालें हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की अजनास जो खाने पीने की हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम एक्सपोर्ट करते थे दालें, आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं दालें। उसकी वजह लोग एक ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी एग्रीकल्चर लैंड है उसको हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट कर दी। वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अब ये उस पर गवर्नमेंट ने भी पाबंदी लगा दी है। अब जो एग्जिस्टिंग हैं, मौजूद हैं, वही रहेंगी, बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ पे तो पाबंदी लगा दी है। हाँ, हाउसिंग सोसाइटीज़ पे तो पाबंदी है। अब वो यहाँ जो एग्जिस्टिंग पड़ी हुई हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वही बढ़ेंगी ना, उन्हीं के रेट बढ़ेंगे। अब नई सोसाइटीज़ तो आप बना नहीं सकते, नया शहर आप आबाद नहीं कर रहे, ठीक है। वर्टिकल बिल्डिंग हर कोई जो है या वो तो आप ऊपर जाएंगे, या तो आप ऊपर जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि 20 मंजिला, 25 मंजिला, 40 मंजिला बिल्डिंगें बनाएं, ठीक है, अपार्टमेंट्स बनेंगे के अंदर, वही जो ना शॉप्स और अपार्टमेंट ही हैं जो बनेंगी। और या फिर आप जो ना वो नए शहर बसाएं, वो अभी गवर्नमेंट बसा नहीं सकती, इतना पैसा ही नहीं है। तो ये एग्जिस्टिंग जो है ना वही ऊपर जाएंगे। नए शहर में हम आज चले इस 2020 का फ्यूचर,
आप गवादर को क्या देखते हैं? 2020 के अंदर गवादर सीपैक, चाइना ने अपनी पोर्ट को एक्टिवेट कर लिया। गवादर के अंदर माशाल्लाह से सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर, मैं इसको बदकिस्मती कहूँगा शायद हमारे टाउन प्लानर्स की, मैंने कल सीपैक को मैंने ट्विटर पे सब्सक्राइब किया हुआ है और कल मुझे बेहद खुशी हुई जान के कि पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कशन हो रही थी कि गवादर में पानी कहाँ से आएगा। बहुत से लोग डिस्कस कर रहे थे। दुबई के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की कि जी समंदर का जो खारा पानी है उसके लिए हम प्लांट लगा देते हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हैरानगी की इंतहा ये थी कि ये प्लानिंग नहीं, एक्टिविटी के अंदर मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि 400 किलोमीटर लंबी नहर जो है वो गवादर तक पहुँचा दी गई है। पाकिस्तान के अंदर से मरबूत नहरी निज़ाम हमारे पास मौजूद था और चाइना ने सीपैक प्रोग्राम के तहत 400 किलोमीटर लंबी नहर, यानी कि पानी, पीने का साफ पानी जो है, अच्छा, वो गवादर तक पहुंच गया। चलें, ये तो अच्छा हो गया। ये तो जो पानी के लिए हम बात करते थे गवादर में, गवादर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़, मैं गवादर के अंदर जब एक्सपो में गया था, जब गवादर की एक्सपो थी और गवादर को मैं 2-3 दफ़ा विज़िट किया, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ में लोग वहाँ पे ज़मीनों को ही देखते हैं। हमेशा जब भी अपॉर्चुनिटी होती है ज़मीनों को, हाउसिंग सोसाइटीज़ को देखते हैं। जो आपने इंपोर्ट इंडस्ट्री की बात की है, गवादर फ्री जोन बनने जा रहा है फ्यूचर का, तो वहाँ पे लोग इंडस्ट्री की तरफ क्यों नहीं जाते? बिल्कुल जाएंगे। गवादर के अंदर 2 चीज़ें ही आपको जो ना फ़ायदा पहुँचाएंगी, एक तो इंडस्ट्री और दूसरा एक्सपोर्ट। गवादर ज़्यादातर उसी के लिए यूज़ हो रहा है। ग्वादर के अंदर जाके कौन रहेगा? भाई आप कराची से, वाले थोड़ी, आप कराची से हैं, मुझे ये बताएं कि कराची को जब आपने, आपके बड़ों ने आबाद होते हुए देखा, तो कराची एक पोर्ट सिटी था। बिल्कुल। और पोर्ट सिटी की वजह से आप उसकी सिर्फ ग्रोथ देखते हैं, तो गवादर भी तो बिल्कुल वैसे ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कराची में इस वक्त जो काम हो रहा है, कराची को जो एक्सपोर्ट हो रहा है दुनिया में, हमारा जितना एक्सपोर्ट जा रहा है वो कितना कराची से जा रहा है? मैक्सिमम कराची से ही जा रहा है ना। कराची है, सियालकोट है, मैक्सिमम पोर्ट की वजह से कराची ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, ऐसा ही है ना। इसी तरह इंडस्ट्रीज भी कराची में ज़्यादा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो ग्वादर है वो भी इंडस्ट्रीज़ और एक्सपोर्ट के लिए ही यूज़ होगा। वो वहाँ जो फैक्ट्री खोलेगा, वहाँ फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट देगी, वहाँ टैक्स की रिलैक्सेशन भी देगी, सब कुछ देगी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं जब गवादर में एक्सपो में गया ना, जो पाक चाइना एक्सपो लगी, पहली एक्सपो जो लगी, तो मैं उसके अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहा था जब मैं एक्सपो में गया, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट का इससे पहले जो मैंने 2 चक्कर लगाए, तो वहाँ पे हर बंदा ना प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करता था। मगर जब मैं एक्सपो में गया तो वो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ ये थी कि जितने चाइनीज़ वहाँ पे आए हुए थे और पाकिस्तान से, जैसे ओरिएंट वाले हो गए, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनी, ये इंडस्ट्रीज को वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल। वहाँ पे डिस्कशन ये नहीं हो रही थी, देखें ज़मीन का पीस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी, ज़मीन का पीस ले लिया, 10 एकड़ ले लिया, 20 एकड़ ले लिया, गवादर के अंदर 7 स्टार होटल बन रहा है, गवादर के अंदर पर्ल कॉन्टिनेंटल का होटल पहले से मौजूद है। मगर इंडस्ट्री में मैं हैरान रह गया कि आपकी जो आपकी टिन पैक इंडस्ट्री आप क्या लें, आपकी वो इंडस्ट्री जो आपकी पैकिंग की इंडस्ट्री, पैकिंग की इंडस्ट्री, पाकिस्तान के अंदर एक बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर हम सी फूड की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान का सी फूड एक्सपोर्ट हो रहा है? पाकिस्तान का सी फूड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। पाकिस्तान से ईरान माल जा रहा है, ईरान पैक करके एक्सपोर्ट करता है। ग्वादर से भी ईरान जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, ग्वादर से माल ईरान जाता है, ईरान जो है ना इसको प्रोसेसिंग करके, टीन पैकिंग करके वो एक्सपोर्ट करता है। वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस चीज़ पे देखता ही नहीं है कि जी हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं। 50 चीज़ें आप निकाल लें कि इंपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप अपने पास बनाने की कोशिश कर लें। आज देखें ना, वेंटिलेटर इंपोर्ट करना है, वेंटिलेटर इंपोर्ट करना है, वेंटिलेटर इंपोर्ट किए, ठीक है जी, अब ये प्रोडक्शन पे जा रहे हैं कि वेंटिलेटर हमको बना लिए ना, एटम बम बना लिया ना। ने कहा ना कि जो कौम एटम बम बना सकती है वही वो कौम वेंटिलेटर भी बना सकती है। जो 50 चीज़ें क्यों नहीं पकड़ते कि जो मैक्सिमम जो हम जिन चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं वो 50 चीज़ें पकड़ लें और वो उसको यहाँ बनाने की कोशिश कर लें, लोगों को रिलीफ दे दें। पाकिस्तान के अंदर मैं बात करता हूँ, अगर हम बात करें इस वक्त ये फ्रोजन फूड की मैं बात कर रहा हूँ, KNN आपके सामने आया, मेरा ख्याल है चंद सालों के अंदर छा गया। बिल्कुल। KNN के बाद आपका सूफी वाले आ गए इसी फूड के अंदर, अब इसके बाद बिग बर्ड वाले आ गए, बिग बर्ड वाले, ये मैं बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ। इसके बाद सबरोसो आ गया, यही नाम है ना जी। ये सारे जो हैं ये वही ट्रेडिशनल मुर्गी
जो हम किसी ढाबे से जाके या ये जो छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं मुर्गी वाली वहाँ से ही लेते हैं, इन्होंने उसको पैकिंग प्रोसेस के अंदर करके तो कहाँ पे लिया। मगर आज भी हम अब जब जाते हैं तो क्या सी फूड हमें मिलता है? सी फूड उस तरह की क्वालिटी में मिलता है? नहीं मिलता। प्रॉन्स नहीं मिलते आपको? नहीं मिलते हैं, हमें चीज़ें नहीं मिलती है। कराची में तो चलो मिल जाती हैं, अब कराची से बाहर आप निकले तो वहाँ आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। प्रॉन्स कहाँ मिलते हैं आपको? गवादर के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि गवादर के अंदर फ़िशिंग के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन अगर कोई सी फूड खाया है तो वो मैंने गवादर के अंदर खाया। वहाँ पे आप ये कह लें कि मछली 50 रुपये किलो से लेके कोई 2,500 रुपये किलो तक। मसला यही है कि हमारे पास जो है ना हुकूमतें इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देती, या आपस में लड़ने में फुर्सत नहीं है इनको। ये लड़ाई से निकलेंगे तो किसी चीज़ पे ध्यान देंगे ना। अब वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 50-100 चीज़ें ऐसी जो इम्पोर्ट होती हैं जिस पे हमारा ज़र मुबादला लग जाता है, हम ज़र मुबादला को रोज़ रो रहे होते हैं। ठीक है, हाँ। वो 50 चीज़ें हम क्यों नहीं पकड़ते और क्यों अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको नहीं कहते कि आप इसकी इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको 10 साल के लिए छूट देंगे। वो नहीं देते। वो 10 साल की छूट दे दो, आपका ज़र मुबादला तो बचेगा, आपको टैक्स नहीं मिलेगा ना मिले। देखिए जी, ग्रो पर कैपिटल वैल्यू, पर कैपिटल इनकम वैल्यू अगर इंक्रीज होगी पाकिस्तान में तो रियल स्टेट का फ्यूचर या प्रॉस्पेक्ट आएगा। जी बिल्कुल। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे जाके अगर डॉलर्स में और रियाल्स में दिरहम्स में कमाते हैं तो वो अपना सारा पैसा पाकिस्तान में ही पार्क करते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि अब ये चीज़ें वहाँ से कम होंगी, वहाँ से अब फॉरेन रेमिटेंस आपका जो है बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ज़्यादा आया है। गवर्नमेंट कहती है कि जी फॉरेन रेमिटेंस हमारा पिछले 2 माह के अंदर ज़्यादा आया, मगर वो इसलिए ज़्यादा आया कि लॉकडाउन की वजह से लोगों ने अपने घरों में पैसा भेजा है। बिल्कुल। अपने प्यारों को, अपने फैमिलीज़ को इसलिए पैसा भेजा है कि वो वहाँ पे। इसी तरह अगले 2 माह उनके पास पैसा नहीं होगा, उनकी नौकरियाँ रहेंगी तो वो भेजेंगे ना, अगले 2 माह फिर कम आएगा। अगले 2 माह फिर कम आएगा क्योंकि उनके पास पैसा होगा तो भेजेंगे ना, कहाँ से भेजेंगे? हाँ, जॉब्स तो वहाँ पे चल नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जी अगले पूरे साल के जून तक जो है ना वो मैक्सिमम आएगा तो 2 अरब रुपये डॉलर आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। 2 अरब डॉलर जून तक हमारे पास मजीद आएगा, यानी कि अप्रैल चल रहा है, मई जून 3 माह के अंदर 2 अरब डॉलर आएगा, जिसे हम फॉरेन रेमिटेंस बोलते हैं। रेमिटेंस जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमें घर भेजते हैं, वो भी इसलिए कि ईद आ रही है तो ये भेजेंगे, वरना पैसा नहीं है लोगों के पास के भेजने के लिए। ठीक है, लोगों की सेविंग्स। तो इस डिस्कशन को हम इस तरह स्क्वीज़ करते हैं या सम अप करते हैं कि रियल स्टेट का फ्यूचर 2020 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो हम देख रहे हैं वो है कि इसके अंदर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से अपनी बाइंग की जाए, सस्ती बाइंग की जाए, अपॉर्चुनिस्टिक रहा जाए और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए, कैश हाथ में ना रखा जाए। आप ये कह रहे हैं कि कैश हाथ में ना हो और डॉलर्स और जो गोल्ड की बाइंग है इसको भी हम डिस्करेज कर रहे हैं कि ये मत की जाए, क्योंकि इसका भी इसके बहुत से फैक्टर्स हैं जहाँ पे आके कुछ भी हो सकता है, ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम आज की डिस्कशन में हमने यही मेरा ख्याल है समझा कि मेड इन पाकिस्तान हो और मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को भी प्रमोट करें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी अपने मुल्क के अंदर पार्क करें और दुनिया को अब आने वाले दिनों में क्लस्टर्स की तरह सोचें कि ये क्लस्टर्स बनेंगे। बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होंगी जिस तरह के बहुत फॉरेन रेमिटेंस, बहुत से लोगों ने ओवरसीज़ में भी आपको पता है इन्वेस्टमेंट की हुई है। जैसे दुबई के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट है, जैसे तुर्की के अंदर लोगों की है, स्पेन में है, इसी तरह जो वहाँ पे यूरोप के अंदर जो अमेरिका, कनाडा, ये लोगों की तो इन्वेस्टमेंट है ही वहाँ पे है, बहुत से लोगों की है, ये सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ही है इनकी ना। जी बिल्कुल है। तो वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे कितना बड़ा हिट बैक आया है। वहाँ पे चीज़ों जो है वो पाकिस्तान के अंदर जैसे भी है, अगर हम इस तरह बात कर लें कि इकोनॉमी वाइज, आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं पाकिस्तान की, जब ये लॉकडाउन और जब ये चीज़ें ठीक होंगी, आप कितने % आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिरेंगी? आपको लगता है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिरेंगी? मैं दुबई को और इस तरह गल्फ को और जो दुनिया के दूसरे बड़ी इकोनॉमीज हैं वहाँ पे तो मैं गिरते हुए देख रहा हूँ प्राइसेस। देखिए यहाँ ऐसा है कि कुछ जगहें जो है ना वो ज़्यादा महंगी हैं, ठीक है, वो तो नीचे आएंगी, ठीक है ना, वो तकरीबन 25% नीचे आ सकती हैं। जो महंगी जगह हैं, महंगे इलाके हैं,
मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इलाके हैं, कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ दरमियाने हैं। ठीक है। लेकिन जो सस्ते इलाके हैं वो नीचे नहीं आएंगे। ठीक है। जो पहले ही सस्ता है वो और मज़ीद नीचे कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। ठीक है ना। जो कंजेस्टेड इलाका है, जहाँ प्लॉट्स ही नहीं है, अवेलेबिलिटी कम है, वो भी नीचे नहीं आएंगे। लेकिन जहाँ अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और महंगा हो चुका है, वो जो ना 25% तक नीचे आएगा। DHA शायद नीचे आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि DHA में जगह बहुत है और प्लॉट्स बहुत हैं। ठीक है। DHA नीचे आ सकता है। बैरियर टाउन के बारे में, बैरियर टाउन भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। लेकिन बैरियर ऑर्चर्ड जो है वो मेरा ख्याल है नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले इतना नीचे आ चुका है। ठीक है। और अब बाइंग का पैटर्न आप क्या देखते हैं? बाइंग होगी? बाइंग मेरा ख्याल है कि कुछ अभी इस 1-2 माह के लिए थोड़ा सा जो है ना वो स्लम्प आएगा, रुकेगा काम, लेकिन उसके बाद जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आगे रमज़ान भी है, ईद भी है। वो रमज़ान में, ईद में छुट्टियां भी लंबी होती हैं, तो फिर उसकी वजह से भी जो है ना थोड़ा सा रुकेगा, लेकिन उसके बाद जो है ना काम फिर उड़ जाएगा। चले जी, होप फॉर द बेस्ट। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी पैदा करे और सारी दुनिया के लिए जो हालात वाक़यात बने हुए हैं इसके अंदर बेहतर हो। ओवरऑल इम्पैक्ट में हम बात करें तो 2020 विल बी अ स्लो ईयर बिल्कुल फॉर रियल स्टेट। मगर इसके अंदर ये है कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है और अपॉर्चुनिस्टिक रहना है तो वो आने वाले फ्यूचर एस्पेक्ट के हिसाब से अपनी बाइंग को कैरी ऑन करे, क्योंकि 2 या 3 साल तक तो हालात वाक़यात ऐसे नहीं रहने। इससे बेहतर कि वो उसका पैसा यहाँ पे डेप्रीशिएट होता रहे, बैंकों में पड़ा हुआ या उसके हाथ में पड़ा हुआ, तो वो कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ों में अपना पैसा पार्क कर दें। बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपके आरा जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो लाजमी बात है कमेंट बॉक्स में भी जाते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ डिस्कशन स्टार्ट होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला साल, आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर हो और अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।